हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज हम लोग अलग अलग तरह के वेक्टर्स के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो सबसे पहला टाइप जो होता है वेक्टर का वो आ रहा है, वो है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, इसको समझते हैं। पोजीशन वेक्टर जो होता है यह दरअसल में ऐसा वेक्टर होता है जो कनेक्ट करता है ओरिजिन को रेक्टेंगुलर, ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है उसको कनेक्ट करता है किसके साथ, किसी एक खास पॉइंट के साथ जो पॉइंट की स्पेस में है। मतलब कि वह वेक्टर जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन को कनेक्ट करे किसी पॉइंट के साथ जो पॉइंट की स्पेस में हो, इसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ जो पोजीशन वेक्टर है वह क्या है, वह ओपी वेक्टर है। यहाँ जो ये रेड वाला जो एरो ब्लिंक हो रहा है, सॉरी, ये जो रेड वाला एरो ब्लिंक करते हुए आप देख रहे हैं, यही हो गया पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर। तो क्यों कहें इसको पोजीशन वेक्टर, इसलिए कहे हैं क्योंकि ये जो ओपी वेक्टर है ना, ये कनेक्ट कर रहा है। ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये ओपी वेक्टर, ये कनेक्ट कर रहा है ओरिजिन ओ को। ये जो ओरिजिन ओ है इसको कनेक्ट कर रहा है। ये ओरिजिन ओ किसका पार्ट है, ये दरअसल में इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है, इसका ओरिजिन है ये। तो ये जो ओरिजिन ओ है, या जिसे रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, ये ओरिजिन ओ को कनेक्ट कर रहा है किससे, इस पॉइंट पी के साथ। ये पॉइंट पी कहाँ, स्पेस में है, ठीक है। तो इसके साथ इसको जो कनेक्ट करेगा ना वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। इसका डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता है, हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट के तरफ होता है जिसको कि ये कनेक्ट कर रहा है ना। तो यही रेड वाला एरो बता रहा है कि ये क्या है, ये है ओपी वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर है। ये क्लियर हो गई बात। यानी जिस वेक्टर से किसी पार्टिकल का या किसी पॉइंट का स्पेस में पोजीशन पता चलता हो, तो यही वो पोजीशन वेक्टर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आता है इक्वल वेक्टर्स। अगला जो टाइप है वेक्टर्स का वह इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स किसको बोलते हैं, तो वैसा दो वेक्टर जो कि बराबर हो, हाँ, जिसका कि डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और ये सेम फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करते हो। तो ये तीनों सेम हो तभी जो है ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग F1 और F2 देख रहे हैं। ये दो इक्वल वेक्टर्स है। एक वेक्टर है F1, दूसरा वेक्टर है F2। दोनों देखिए, जब F2 को उठा के F1 पे सुपर इम्पोज करते हैं तो F2 का एरो हेड और टेल जो है दोनों कोइंसाइड कर जाता है F1 का टेल और एरो हेड से। इसका मतलब होता है कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, और दोनों क्या है, दोनों फोर्स वेक्टर है। F1 भी फोर्स वेक्टर है और F2 भी फोर्स वेक्टर है, यानी दोनों सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ F1 और F2 जो है ना, ये दोनों क्या हो गया, दोनों हो गया इक्वल वेक्टर्स। क्लियर हो गई बात। इक्वल वेक्टर्स समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि इनको सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है ना, और ये रिप्रेजेंट करते हैं सेम फोर्स फिजिकल क्वांटिटी को, इसलिए F1 एंड F2 जो है इक्वल वेक्टर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड वेक्टर्स। अब हम लोग सीखेंगे कि फिक्स्ड वेक्टर्स किसको बोलते हैं। तो देखिए, फिक्स्ड वेक्टर्स जो होते हैं वे वेक्टर होते हैं, ये अगला टाइप है वेक्टर का, जिसमें तीन तरह का इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है। पहला मैग्नीट्यूड, मतलब फिक्स्ड वेक्टर को कंसिडर करने से पहले ये तीन इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है। पहला मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, दूसरा डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है और तीसरा लोकेशन और लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है। ये तीनों का जरूरत पड़ता है जब भी आप फिक्स्ड वेक्टर्स को कंसिडर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि फोर्स F है, ये जो फोर्स है ना ये एक फिक्स्ड वेक्टर की कैटेगरी में आता है। तो फोर्स F जो है ना वह किस पे लग रहा है, इस ब्लॉक पे लग रहा है, ठीक मिड पॉइंट पर, ए पर, ठीक है। तो ये ब्लॉक पे लग रहा है। अब क्या हो रहा है, ये ब्लॉक पे लग रहा है तो ब्लॉक को क्या करेगा, ये खिसकाएगा, और ये जो डॉट 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 लाइन देख रहे हो ना, ये इसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। तो ये जब फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा तो क्या करेगा, इसको खिसकाना शुरू कर दिया राइट डायरेक्शन में। ये क्या कर रहा है, इसको, ये फोर्स जो है इस ब्लॉक को मूव करा रहा है। किधर मूव करा रहा है, राइट डायरेक्शन में। क्लियर हो गई बात। जब ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अब मान लीजिए कि ये फोर्स जो होता है ना, इसको शिफ्ट कर दिए हम। अभी पॉइंट ए पे लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से ए से होते हुए गुजर रहा है हॉरिजॉन्टली, और
अब क्या किए हम लोग, इस फोर्स को शिफ्ट किए, फोर्स को शिफ्ट करके जो है अब ऊपर ले गए, पॉइंट बी पे लगने लगा। यानी अब लाइन ऑफ एक्शन किधर से गुजर रहा है, अब ये पॉइंट बी से होते हुए गुजर रहा है। पहले ये यहाँ था, पहले ये यहाँ था, अब फिर क्या हुआ, फोर्स को जब शिफ्ट किया तो इसका लाइन ऑफ एक्शन भी शिफ्ट हो गया। अब जो ये लगेगा ना इस ब्लॉक पर, तो ये क्या करेगा, ये एक टॉपलिंग इफेक्ट करेगा, यानी कि इसको टॉपल कर देगा। अब क्या करेगा, ये इसको आगे ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कराएगा, बल्कि इसको लुढ़का देगा, टॉपल कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये फिक्स्ड फोर्स का पहचान है। यानी कि फिक्स्ड फोर्स का अगर आप लाइन ऑफ एक्शन को बदलिएगा तो उसका इफेक्ट भी बदलने लगता है। यही खासियत है फिक्स्ड वेक्टर का। फिक्स्ड वेक्टर को अगर आप बदलेंगे, उसके लाइन ऑफ एक्शन को बदलेंगे, जैसे यहाँ चेंज किया है, पहले लाइन ऑफ एक्शन इस फिक्स्ड वेक्टर का जो है वह पॉइंट ए के थ्रू गुजर रहा था, तो ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा था। अब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसका जो फिक्स्ड फोर्स का इसका शिफ्ट कर दिए, तो इसके कारण क्या करने लगा, ये टॉपलिंग इफेक्ट करने लगा, यानी इसको लुढ़का देगा, है ना, ये गिरा देगा इसको। तो यह समझ में अब आपको अच्छे से आ गया होगा कि फिक्स्ड फोर्स किसको, फिक्स्ड वेक्टर किसको बोलते हैं। सॉरी, फोर्स निकल गया गलती से, आप इसको ठीक कर लेना, फिक्स्ड वेक्टर। तो फिक्स्ड वेक्टर का डेफिनेशन है कि यह दरअसल में अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किसी भी वेक्टर का अगर फिक्स्ड है तो समझ लीजिए इसी को फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका फोर्स, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स क्यों है, क्योंकि हम एक बार इसको क्या देखे हम लोग, यहाँ हम लोग देखे ना कि ट्रांसलेटरी मोशन कराने के लिए ये क्या हो गया, ये फिक्स हो गया, ये ट्रांसलेटरी मोशन कराने के लिए ये फिक्स हो गया, है ना, ये पॉइंट ए के थ्रू गुजरना चाहिए तभी ट्रांसलेटरी मोशन होगा, यानी फिक्स हो गया ये वेक्टर। अगर हम इसको चेंज करते हैं इस वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन को, तो तब ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। तो फिक्स, इसीलिए इसका नाम पड़ा फिक्स्ड वेक्टर, है ना। तो इसीलिए ये डेफिनेशन हुआ। एग्जाम्पल हो गया इसका फोर्स वेक्टर। और एक बात याद रखिए कि ये नोट करने वाली बात है कि फिजिकल इफेक्ट जो होता है फिक्स्ड वेक्टर का, वह चेंज करने लगता है, बदलने लगता है अगर हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बदलेंगे। यानी लाइन ऑफ एप्लीकेशन, अगर लाइन ऑफ ऑपरेशन या लाइन ऑफ एक्शन अगर बदल रहा है ना, ये चीज़ होता है फिक्स्ड वेक्टर के केस में। जैसे कि अभी देख रहे थे, जब लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए के थ्रू गुजर रहा था तो ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा था ब्लॉक का, और जब वो लगने लगा पॉइंट बी पर तो वह टॉपलिंग इफेक्ट पैदा करने लगा। तो क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। यही है फिक्स्ड वेक्टर का सारा खेल। अब आता है फ्री वेक्टर्स किसे कहते हैं। फ्री वेक्टर्स क्या होता है, तो फ्री वेक्टर्स जो होते हैं ना, ये वैसे वेक्टर्स को कहा जाता है जिनको ज़रूरत पड़ता है दो तरह का इंफॉर्मेशंस का। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो होता है वह है मैग्नीट्यूड, है ना, और दूसरा वेक्टर जो होता है वह क्या है, दूसरा जो इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है वह डायरेक्शन। फ्री वेक्टर को डिफाइन करने में या कंसिडर करने में जो होता है ना, हमें थर्ड इंफॉर्मेशन यानी कि लाइन ऑफ एक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम फ्री वेक्टर के केस में लाइन ऑफ एक्शन को चेंज करते हैं तो इससे जो है उसके इफेक्ट में जो है कोई भी चेंज नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग फिक्स्ड वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर रहे थे तो उसके इफेक्ट में चेंज आ रहा था, लेकिन जब हम लोग फ्री वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन को चेंज करते हैं ना तो उसके कारण इफेक्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा, वही का वही इफेक्ट देखा जाएगा, है ना। तो फ्री वेक्टर्स का एग्जाम्पल क्या है, फ्री वेक्टर क्या है हम डिफाइन कर सकते हैं। फ्री वेक्टर वह वेक्टर है जो कि हम स्पेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी इस वेक्टर को हम स्पेस में इधर से उधर ट्रांसलेट कर सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं, और ऐसा करने से इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अगर हम इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करते हैं, तो हम फ्री वेक्टर को जो है स्पेस में एक जगह से दूसरे जगह जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको इधर से उधर ले जा सकते हैं फ्री वेक्टर को। फ्री वेक्टर का एग्जांपल है वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात। तो और एक बात जान लीजिए कि ये जो फिजिकल इफेक्ट होता है फ्री वेक्टर का वह अनचेंज रहता है, यानी कि जब हम वेक्टर को ट्रांसलेट करते हैं ना तो उससे, यानी कि वेक्टर को जब इधर से उधर ले जाते हैं तो इससे
कोई भी इफेक्ट नहीं, बदलाव नहीं आता है कोई भी इफेक्ट में, इफेक्ट वही का वही रहता है। जबकि फिक्स्ड वेक्टर के केस में क्या आता है, अगर आप उसको ट्रांसलेट कीजिएगा, यानी देखें हम लोग ए से बी तक ट्रांसलेट किए तो उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है, लेकिन फ्री वेक्टर में ये चीज़ चेंज नहीं होता। आप ट्रांसलेट कीजिए जहाँ करना चाहते हैं, जहाँ ले जाना चाहते हैं वेक्टर को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिक्स वेक्टर में हम लोग देखें कि जरा सा शिफ्ट किए ना वेक्टर को तो उसका असर चेंज हो गया। ट्रांसलेटरी करा रहा था, जैसे चेंज करके बी पे ले गए तो वह टॉपलिंग इफेक्ट करने लगा। तो ये बड़ा खासियत है, बहुत बड़ी खासियत है। फ्री वेक्टर को हम किसी भी दिशा में किधर भी ले जा सकते हैं, इससे इसमें कोई इफेक्ट में चेंज नहीं आता। ये क्वालिटी है फ्री वेक्टर का। वेलोसिटी एक एग्जांपल है फ्री वेक्टर का। अब आता है कॉन्करेंट वेक्टर्स। ये क्या चीज़ होता है, तो अब हम लोग समझेंगे कि कॉन्करेंट वेक्टर्स किसको बोलते हैं। तो कॉन्करेंट वेक्टर्स जो बोला जाता है, कॉन्करेंट वेक्टर सिस्टम जो होता है वह दरअसल में सेट है दो या अधिक वेक्टर्स का, जिसमें कि लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वेक्टर्स का वह इंटरसेक्ट करता है खास पॉइंट पर, है ना। जब दो या दो से अधिक वेक्टर का एक सिस्टम बना लें और उसमें सभी वेक्टर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है वह किसी एक खास पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने लगे, काटने लगे एक दूसरे को, तो समझ जाइए कि यह एग्जाम्पल हो गया कॉन्करेंट वेक्टर्स का, है कि नहीं। यह नेसेसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि जो वेक्टर्स के लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वे सभी वेक्टर्स भी जो है आपस में कांटेक्ट में हो या उस कॉमन पॉइंट के साथ कांटेक्ट में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कॉमन पॉइंट से अलग अलग भी होगा तो चलेगा, तब भी कॉन्करेंट वेक्टर होगा। मतलब इसको समझने के लिए देखो यहाँ क्या बताएं। जैसे यहाँ लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वेक्टर्स का, एक वेक्टर F1 है, दूसरा F2 है, तीसरा F3 है। F2 का लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ और F3 का लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ। आप देख लो ये तीनों लाइन ऑफ एक्शन जो होता है इस कॉमन पॉइंट यहाँ पर जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये सिस्टम हो गया। कई इसमें जो तीनों वेक्टर्स है, ये तीनों वेक्टर्स कहलाएंगे कॉन्करेंट वेक्टर्स। लेकिन आप देख लो यहाँ F1 जो है ना वह इस कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ कांटेक्ट में है, F2 भी जो है इस इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन ये जो F3 है ये कांटेक्ट में नहीं है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सभी वेक्टर्स जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे कांटेक्ट में हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यही होना चाहिए कि वो जितने भी वेक्टर्स है और उनका जो जो लाइन ऑफ एक्शन है सब किसी न किसी एक खास कॉमन पॉइंट पर जो है जाके इंटरसेक्ट होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वे सभी वेक्टर्स जो सिस्टम में दिए वे सभी कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं। क्लियर हो गई बात समझ में आई। तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये पॉइंट हो क्लियर। तो यहाँ सभी वेक्टर्स जो होते हैं वो कांटेक्ट में नहीं है। आप देख लो F1 F2 जो इस कॉमन पॉइंट के साथ कांटेक्ट में, लेकिन F3 कांटेक्ट में नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नॉन कॉन्करेंट कोप्लानर वेक्टर्स। तो ये क्या होते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं बहुत सारे वेक्टर्स और उनका लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो मीट नहीं करता है, वो इंटरसेक्ट नहीं करता है एक सिंगल पॉइंट पे। तो ऐसा जो सिस्टम है ना वेक्टर्स का वह क्या देता है हमको, जंबल ऑफ फोर्सेस, मतलब पूरा उलझा हुआ फोर्सेस रहता है और इसमें रिजोल्यूशन के समय थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए देखते हैं, यही वह नॉन कॉन्करेंट वेक्टर्स। ये सिस्टम देख लीजिए, यहाँ कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा है, इसलिए ये हो गया नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट आता है जीरो वेक्टर। अब अगला आता है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं, जीरो वेक्टर जो होता है ना ये ऐसे, इसका एक और नाम है, इसे नल वेक्टर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर, ये भी कहलाता है, ये नल वेक्टर कहलाता है या जीरो वेक्टर कह सकते हैं, दोनों सिनोनिम्स है। तो एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, लेकिन ये जो वेक्टर होते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होता है, वह रैंडम होता है, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं, जीरो के ऊपर एक छोटा सा तीर दे देते हैं, यही हो गया जीरो वेक्टर। बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें अंदर नहीं जाना है, बस इतना ही सही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। तो हो गया। चले अब आते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। अब अगला आता है को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो जो इनिशियल पॉइंट या टेल या ओरिजिन जो होता है दो या दो से अधिक वेक्टर्स का, अगर वो आपस में कोइंसाइड कर रहा है एक कॉमन पॉइंट पर,
दो या दो से अधिक वेक्टर्स का जो ओरिजिन है या जो टेल जिसको बोलते हैं या जिसको इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, ये अगर किसी एक खास पॉइंट पर जो है कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वे सभी वेक्टर्स आपस में क्या हो गए, वे सभी वेक्टर्स हो गए को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे यहाँ हम F1 F2 F3 देख रहे हैं, ये तीनों वेक्टर जो है क्या है, को इनिशियल वेक्टर है ना। तो ये हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स। अब अगला जो टाइप है वेक्टर का वह है पैरेलल वेक्टर्स। तो जब एंगल जो होता है दो वेक्टर्स के बीच में अगर 0 डिग्री का हो तब इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको पैरेलल वेक्टर्स या लाइक वेक्टर्स भी बोलते हैं, है ना। पैरेलल वेक्टर्स या लाइक वेक्टर्स भी बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब दो वेक्टर्स आपस में when the angle between the two vectors is 0 degree then they are said to be parallel vectors or like vectors। क्लियर हो गई बात, तो समझ में आ गया पैरेलल वेक्टर्स या लाइक वेक्टर्स किसको बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वह क्या है, 0 डिग्री है। कैसे, ये देखो F1 को अगर हम सुपर इम्पोज कर दें F2 पर, दोनों का टेल को मिला दें तो क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल F1 F2 वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री का एंगल होगा। इसलिए ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, F1 और F2, इसीलिए ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। F1 और F2 क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर्स हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स किसको बोलते हैं। तो एंगल अगर दो वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री हो जाए, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री हो जाए तो इनको एंटी पैरेलल वेक्टर्स या अनलाइक वेक्टर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स या अनलाइक वेक्टर्स कहते हैं। जैसे F1 और F2 है और F1 को हम उठा करके यहाँ रख दिए, है ना, तो ये जो हो गए ये दोनों वेक्टर क्या हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गया, है ना। क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। जब एंगल दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का हो तो उसको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर, और जब दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो तो इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब आता है कोलिनियर वेक्टर्स। आप कहेंगे कोलिनियर वेक्टर क्या है, जब दो या दो से अधिक वेक्टर या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो एक दूसरे के, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। जब दो या दो से अधिक वेक्टर, ये देखिए यहाँ तीनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे, क्योंकि ये दोनों तो एंटी पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, तो इनको क्या बोला जाएगा, पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स का ये ग्रुप हो गया, इनको कलेक्टिवली बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर हो गई बात। तो ये सभी वेक्टर्स आइदर या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये हो गए कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव वेक्टर्स किसको बोलते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स, जब दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हों तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। सेम मैग्नीट्यूड के हों लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो। ध्यान दीजिएगा, जब दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे, हम लोग इनको बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर्स। क्या कहेंगे हम लोग इनको हम लोग कहेंगे नेगेटिव वेक्टर्स। जैसे यहाँ हम कह सकते हैं DC वेक्टर क्या हुआ, ये CD वेक्टर का नेगेटिव हुआ, यानी उल्टा हुआ। मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो वेक्टर DC जो होता है वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा नेगेटिव कहलाएगा, किसका, वेक्टर CD का, है ना। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स क्या होता है, ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो सेम प्लेन पर रहते हैं, है ना, तो इनको हम लोग कोप्लानर्स बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक वेक्टर्स सेम प्लेन पे मिल रहे हो, सेम प्लेन पे मौजूद हो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो इसको कोप्लानर वेक्टर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग इसको, कोप्लानर वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ CD वेक्टर्स जो होते हैं, CD वेक्टर क्या है, y एक्स प्लेन में C वेक्टर और D वेक्टर क्या है, दोनों y एक्स प्लेन में, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, CD आपस में कोप्लानर वेक्टर हो गए। फिर XZ प्लेन में जो है हम क्या देख रहे हैं, A वेक्टर है और B वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर आपस में कोप्लानर वेक्टर हो गए। फिर
एक्स जेड वेक्टर, सॉरी ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन हुआ, ब्लैक वाला एक्स वाई प्लेन हुआ। तो ए और बी क्या हो गया, को प्लानर वेक्टर हो गया एक्स वाई प्लेन में, और ये गलती से यहाँ लिखा गया, टाइप हो गया। और ये हो गया एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में वेक्टर एफ और वेक्टर ई, ये दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए को प्लानर वेक्टर्स। क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर सी और ई बोले तो सी और ई ये हो गए नॉन को प्लानर वेक्टर, ये को प्लानर नहीं हुए। ए और सी क्या हो गए, नॉन को प्लानर वेक्टर हो गए, लेकिन सी और डी क्या हो गए, को प्लानर वेक्टर्स हो गए। अब आता है यूनिट वेक्टर्स कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। वो वेक्टर्स जिनको की मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो वेक्टर्स जिनका की मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका इस्तेमाल होता है इंडिकेट करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को, इसी को कहा जाता है यूनिट वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि एक वेक्टर जो है, ये वेक्टर है ए वेक्टर, और ये वेक्टर जो होता है जब इसको डिवाइड कर देते हैं किसके द्वारा, इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के द्वारा, तो हमको जब हम लोग इसी एक वेक्टर को डिवाइड करते हैं इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के द्वारा, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है एक यूनिट वेक्टर मिलता है। जब हम लोग एक गिवन वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के द्वारा डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या हासिल होगा, एक यूनिट वेक्टर हासिल होगा। तो ये यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वह उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसमें एक खास डायरेक्शन होता है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, उसमें खास डायरेक्शन होगा। अब जैसे कि ये ए कैप यूनिट वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इस ए कैप यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह कितना होगा, वह 1 होगा। इसको मॉड्यूलस ए कैप से शो करेंगे तो ये 1 आएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारा आज का वीडियो, टाइप्स ऑफ वेक्टर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, है ना। और जितना हो सके शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, एंड प्लीज़ ड्रॉप एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। ठीक है, तो मैं ज्ञानू मोदी आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।